हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधि लॉ क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। सीपीसी में अपील फ्रॉम ऑर्डर्स कहाँ दिया गया, तो जैसा आप सब जानते हैं अपील फ्रॉम ऑर्डर सेक्शन 104, 105 और ऑर्डर 43 सबको पता है। इसी के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे कि क्या है सेक्शन 104 में और ऑर्डर 43 में, 105 में। तो 104 जब हम शुरू करते हैं अपील, जब हम देखना कर शुरू करते हैं अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, तो वहाँ एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ऑर्डर स्पेसिफिकली मेंशन है 104 में, उनके खिलाफ अपील हो सकेगी या फिर कोड में या किसी और लॉ में फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स वो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है तो उसके खिलाफ हो सकेगी, और किसी भी ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील नहीं होगी। एक बार जरा लैंग्वेज पढ़ लीजिए। एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स। फॉलोइंग ऑर्डर्स का मतलब जो 104 में दिए हैं, एंड सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड फ्रॉम नो अदर ऑर्डर्स। और किसी ऑर्डर्स के लिए ये अपील अलाउड नहीं होगी। तो ये दो बातें हो गई। 105 में जो अपील के बारे में बताया वो डायरेक्ट अपील नहीं है, वो अभी हम 104 के बाद पढ़ेंगे। उसमें है अटैक करना होता है ऑर्डर पे जब हम डिक्री के खिलाफ अपील करते हैं। जो फाइनल डिक्री आ जाती है, जब उसके खिलाफ हम अपील में जाते हैं तो जो अपील का मेमोरेंडम होता है उसमें हम ये बताते हैं कि कोई ऑर्डर ऐसा पास हुआ था जिसमें एरर, डिफेक्ट या इरेगुलरिटी थी, उस समय उसके खिलाफ अपील नहीं हुई, तो हम ऐसे ऑर्डर के को अटैक कर सकते हैं कि ऐसा एरर वाला या डिफेक्ट वाला या इरेगुलरिटी वाला जो ऑर्डर था उससे फाइनल जजमेंट पे कोई फर्क पड़ा हो, कुछ असर पड़ा हो, तो हम कह सकते हैं कि ये ग्राउंड बना सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील में। यही बात ऑर्डर 43 रूल 1A में भी है, जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो एक ये है डायरेक्टली कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, और एक ये है कि कैसे कैसे हम ऑर्डर पे अटैक कर सकते हैं जब हम डिक्री के खिलाफ अपील करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। देखते हैं हम सेक्शन 104 का FF क्लॉज FF। इसमें कहा गया है जो ऑर्डर सेक्शन 35A में पास किया जाता है फॉर कंपनसेटरी कॉस्ट, अगर कोई भी फॉल्स या वेक्सेशियस क्लेम्स करता है, झूठे क्लेम्स करता है, झूठा डिफेंस लाता है और कोर्ट का टाइम बर्बाद होता है, तो कोर्ट उस पर क्या करती, बाद में ये प्रूव हो जाता है कि इसने ये फॉल्स या वेक्सेशियस इसका क्लेम था, डिफेंस था, तो कोर्ट क्या करता है, उस पर कॉम्पनसेटरी कॉस्ट लगा देता है। सेक्शन 35A में कॉम्पनसेटरी कॉस्ट की बात है। तो ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट यहाँ पर अलाउड है 104 FF में कि हम अपील ला सकते हैं, लेकिन इसको 104 FF को हमेशा पढ़ना चाहिए रेड विद प्रोविजो टू द सेम सेक्शन। क्या कहती है प्रोविजो, क्या कहती है, वो ये कहती है, ये इतना पार्ट अलग हो गया। ये क्लॉज FF कहता है कि सेक्शन 35A में जो कंपनसेटरी कॉस्ट लगाई जाती है उसके खिलाफ, वो जो ऑर्डर पास किया जाता है कॉस्ट देने का, उसके खिलाफ आप ला सकते हैं अपील। लेकिन अपील जब आप प्रोविजो पढ़ेंगे तो देखेंगे सिर्फ 2 पॉइंट्स पे अलाउड होती है। पहला पॉइंट कि कोई ऑर्डर ही ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर आप किसी तरह ये प्रूव कर सके कि ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं होना चाहिए था, एक आप ये ग्राउंड ले सकते हैं। दूसरा ग्राउंड कि कम अमाउंट का ऑर्डर पास होना चाहिए था, मतलब इतनी कॉस्ट नहीं लगानी चाहिए थी, इतना ज़्यादा जो हैवी कॉस्ट लगाई गई है कंपनसेटरी कॉस्ट, उसे थोड़ा कम कोर्ट को रखना चाहिए था। एक ये ग्राउंड लेकर के आप अपील कर सकते हैं। जो वेक्सेशियस क्लेम किया है, वेक्सेशियस डिफेंस है, उसको नहीं नकारा जा रहा है इस अपील में,
ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं वेक्सेशियस क्लेम नहीं था, डिफेंस नहीं था, ये दो ग्राउंड ली जा रही है। इसको कुछ लोग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, मैंने देखा कि इस अमाउंट के लिए कुछ बोलते हैं कि नहीं कम अमाउंट होना चाहिए, ऐसा आप अपील में नहीं कह सकते। पर नहीं, आप ध्यान से उसे पढ़िए प्रोविजो को। प्रोविजो में साफ साफ लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर स्पेसिफाइड इन द क्लॉज FF सेव ऑन द ग्राउंड। सेव आप अपने बेयर एक्स में मार्क करिएगा, सेव ऑन द ग्राउंड मतलब इन दो ग्राउंड्स पर हो सकती है, बाकी किसी ग्राउंड्स पर अपील नहीं हो सकती। पहला क्या है, सेव ऑन द ग्राउंड दैट नो ऑर्डर, कि कोई ऑर्डर ही नहीं होना चाहिए था। दूसरा, एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ अ लेस अमाउंट ऑट टू हैव बीन मेड। तो ये दो हो गए, ये हो गया सेक्शन 104 का क्लॉज FF। इसके आगे हम चलते हैं। तो ये प्रोविजो के साथ ही पढ़ना है, और जो FF में अलाउड है वो केवल प्रोविजो के इन दो ग्राउंड्स पे ही अलाउड है अपील। इस चीज को आप मार्क कर लीजिए। आगे आते हैं क्लॉज FFA। इसमें दो बातें कही गई हैं। एक तो जो ऑर्डर आता है सेक्शन 91 और सेक्शन 92 में, वो दिया हुआ है। ये सेक्शन 91 में और ये सेक्शन 92 में दिया हुआ है, ठीक है। जब 91 में हमें सूट इंस्टीट्यूट करना होता है तो हमें कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। तो हम पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट में सूट करना चाहते हैं, कोर्ट की परमिशन लेने गए, कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। तो जो रिफ्यूजल का ऑर्डर होता है, उस रिफ्यूजल के ऑर्डर के अगेंस्ट में हम FFA क्लॉज के अंडर में हमें अलाउड है कि ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट में हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम सेक्शन 92 में कोर्ट के पास गए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अगेंस्ट में हमें एक सूट इंस्टीट्यूट करना था। कोर्ट ने देखा मैटर, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस ऑर्डर के खिलाफ भी हमें अपील करने को अलाउड है। फिर एक आता है सेक्शन 95। सेक्शन 95 में एक, अगर हमने किसी के खिलाफ कोई ऐसे ग्राउंड्स दिखाए कि दूसरी पार्टी की अरेस्ट हो गई, अटैचमेंट हो गई उसकी प्रॉपर्टी, कोई हमने इंजंक्शन ले ली और बाद में ऐसा समझ में आता है कोर्ट को कि ये तो इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे ले लिया गया, ऐसा अरेस्ट अटैचमेंट इंजंक्शन इनसफिशिएंट ग्राउंड पे हो गया, तो जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है या इंजंक्शन लगा दी गई उसके फेवर में नहीं है वो इंजंक्शन, तो उस पर्सन को कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। जो पर्सन इनसफिशिएंट ग्राउंड लेके आया था और जिसने ऐसे पर्सन की अरेस्ट करा दी, वो जो है कॉम्पनसेशन देगा। तो कॉम्पनसेशन की बात सेक्शन 95 करता है, ठीक है। अब ये जो कॉम्पनसेशन का ऑर्डर आता है, इस ऑर्डर के खिलाफ भी हम अपील कर सकते हैं। ये क्लॉज G में दिया हुआ है, इसे नोट कर लीजिए आप। अब आते हैं हम 104 के क्लॉज H पे। H क्या कहता है? H कहता है कि अगर कोर्ट फाइन इम्पोज करती है या डायरेक्ट कर देती है अरेस्ट या डिटेंशन, जो कि किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन में नहीं है, तो ऐसा ऑर्डर जो कि फाइन लगा रहा है किसी के ऊपर या कह रहा है कि किसी को अरेस्ट करके ले आओ, डिटेंशन कर लो सिविल प्रिजन में, उसका ऐसा वारंट इशू कर देता है। वारंट विद और विदाउट, मतलब बेलेबल है या विदाउट नॉन बेलेबल वारंट इशू कर देता है, तो ऐसा ऑर्डर जो होगा वो भी क्या होगा? अपीलेबल होगा। तो ये जो अपीलेबल होते हैं ये ऑर्डर्स यहाँ पर तो दिए नहीं है, ये हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। यही हमें डिटेल में जाना था, जो ये सेक्शन को डिटेल में बनाने का पर्पस था वो यही था कि ये कौन से ऑर्डर्स होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जहां पर कि फाइन इम्पोज होता है या फिर अरेस्ट या डिटेंशन। कुछ एक इंस्टेंसेस में आपको बता देती हूँ, जैसे कि फटाफट सब लोग ऑर्डर 16 खोल लीजिए। ऑर्डर 16 क्या है? विटनेसेस को समन करना और उनके अटेंडेंस प्रोक्योर कराने के बारे में है ना, ऑर्डर 16।
मैं भी खोल लेती हूँ ऑर्डर 16। ऑर्डर 16 में हम आ जाते हैं रूल 10 में सीधे। ऑर्डर 16 है समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। इसमें जब आप रूल 10 देखेंगे तो रूल 10 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले रूल 10 इसमें आप पढ़ेंगे तो इसका जो 10 का 3 है उसमें दिया हुआ है कि अरेस्ट करी जा सकती है। जैसे भाई बुलाया जाता है, समन किया जाता है, कोई नहीं आता है तो फिर क्या करता है कोर्ट, कभी कभी वारंट इशू कर देता है अरेस्ट करने के लिए, ठीक है, और प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए भी कर देता है। तो ये अरेस्ट के लिए जो कर दिया, अब ऐसा ऑर्डर जो है, अब ये क्या किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन में है? नहीं, अभी डिक्री तो आई नहीं, अभी तो समन किया गया है, समन किया गया है लेकिन जो पर्सन है वो आया नहीं, तो उसके वारंट इशू कर दिया अरेस्ट का और अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी का। तो अब ये जो अरेस्ट का ऑर्डर है ये अपीलेबल है। ऐसे ही आप रूल 12 में देखेंगे, वहां पे फाइन है, फाइन इम्पोज होता है रूल 12 में, तो वो भी अपीलेबल है, ठीक है। इसी ऑर्डर में रूल 12 में आइए, फाइन इम्पोज होता है, वो भी अपीलेबल है। फिर रूल 17 ये कहता है कि रूल 16 के हिसाब से अगर आपने नहीं काम किया तो आपको पर रूल 10 से 13 तक एप्लीकेबल हो जाएंगे। रूल 10 to 13 शैल बी एप्लीकेबल, ठीक है। वो अगर रूल 10 से 13 एप्लीकेबल हो जाते हैं तो क्या होगा, फिर रूल 10 में अरेस्ट हो सकता है, यहाँ 12 में फाइन लग सकता है। तो अगर 17 में ऐसा कोई ऑर्डर आ जाता है तो वो भी फिर अपीलेबल हो जाएगा। फिर एक रूल आप 21 देखेंगे कि जो विटनेसेस के लिए है वही पार्टीज के लिए भी, लास्ट रूल होगा शायद, खोलिए ऑर्डर 16 का रूल 21 खोलिए फटाफट। हाँ, लास्ट रूल है, रूल एज टू विटनेसेस टू अप्लाई टू पार्टीज समन। जो पार्टीज को जब समनिंग की गई है तो जो विटनेसेस के ऊपर रूल लगे हैं भाई वही पार्टी पर भी लगेंगे। सेम रूल फॉर पार्टीज, सेम रूल फॉर पार्टीज समन। तो क्या बात हुई, क्या निकल के आया, ये निकल के आया कि भाई पार्टी को बुलाओगे वो भी नहीं आएगा, तो जैसे 10(3) में विटनेस का अरेस्ट है तो पार्टी का भी अरेस्ट हो सकता है, 12 में फाइन है तो पार्टी के ऊपर भी फाइन लग सकता है। और ऐसे ही ऑर्डर्स के खिलाफ क्या हो सकती है, ऐसे ही ऑर्डर्स के खिलाफ अपील हो सकती है। और वो अपील कहाँ होगी, इन सब के अगेंस्ट अपील कहाँ होगी, इन सब के अगेंस्ट अपील होगी अंडर सेक्शन 104H में। वहां पे दिया है ना, अभी हमने पढ़ा कि अरेस्ट और डिटेंशन के अलावा कहीं पर अरेस्ट या फाइन लगा रहे हैं तो जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में नहीं है, अगर कोई अरेस्ट या डिटेंशन जो विच इज नॉट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, तो फिर हम उसे चैलेंज कर सकते हैं, अपील में ला सकते हैं 104H में। अच्छा, अब इसके बाद और कहाँ पे हो सकता है, हम आएंगे ऑर्डर 26 में। ऑर्डर 26 खोलेंगे सब लोग। ऑर्डर 26 कमीशन के बारे में रूल 17 देखेंगे। ऑर्डर 26 का रूल 17 देखेंगे जो कमीशन के बारे में है। यहाँ पर आप आएंगे प्रोविजो में, इसका जो सब रूल 1 है उसका जो प्रोविजो है उसको आप देखिए, उसमें क्या है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन द कमिश्नर इज नॉट अ जज ऑफ द सिविल कोर्ट ही शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट to impose penalties, but such penalties may be imposed on the application of such commissioner by the court। वो कमिश्नर खुद तो नहीं लगा पाएगा लेकिन वो कोर्ट को अप्लाई करेगा तो पेनाल्टीज लगेंगी, ठीक है। तो ये जो पेनाल्टी लगती है, ये ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर फॉर पेनाल्टी, ये भी अपीलेबल होता है। एक तरीके से फाइन है ना, फाइन इम्पोज हो गया, पेनाल्टी लग गई, तो ये अपीलेबल है।
अपीलेबल है अंडर सेक्शन 104H। तो और कहाँ पे हम देखेंगे 104 के H के लिए ऑर्डर 38 ऑर्डर 39 में भी देखेंगे। रूल 1 और 3 को फटाफट देख लीजिए 1 एंड 3। इसमें क्या है, रूल 1 में दिया हुआ है अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट है ना, ये कि जजमेंट के पहले जब अरेस्ट एंड अटैचमेंट होती है तो जाहिर सी बात है डिक्री के एग्जीक्यूशन में भी नहीं है। तो फर्स्ट में रूल 1 में है जो बी पॉइंट है उसके नीचे देखिए द कोर्ट में इशू अ वारंट टू अरेस्ट। ठीक है, तो ये जो अरेस्ट है इसके अंडर में इसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है ऐसे अरेस्ट ऑर्डर के खिलाफ। ठीक है, फिर रूल नंबर 3 में आइए, वहां पर भी क्या है, वहां पर भी अरेस्ट दिया हुआ है 3 के सब रूल 2 में कोर्ट shall summon the defendant to appear if it thinks fit may issue a warrant for his arrest in the first instance। इसमें फर्स्ट इंस्टेंस में भी ये अरेस्ट ऑर्डर, तो ये दोनों ही अपीलेबल है। कहाँ अपीलेबल है 104 के H में अपीलेबल है, अपीलेबल है। ठीक है, 104H में अपीलेबल है। फिर एक और लास्ट देख लीजिए ऑर्डर 39 का रूल 2A। ऑर्डर 39 का रूल 2A। ठीक है, यहाँ पर भी डिटेन करने की बात की गई है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोबियंस और ब्रीच ऑफ इंजंक्शन। डिसोबियंस या ब्रीच ऑफ इंजंक्शन करता है तो डिटेन किया जा सकता है सिविल प्रिजन में फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। ठीक है, तो ऐसा ऑर्डर फॉर डिटेंशन ऑफ 3 मंथ्स, डिटेंशन अप टू 3 मंथ्स, ये क्या है, ये भी अपीलेबल है अंडर सेक्शन 104H में। तो अब हम 104H में एक बारी देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। एक तो ऑर्डर 16 देखा, 16 में देखा हमने रूल 10, 12, 17 और 21 देखा। ठीक है, फिर हमने ऑर्डर 26 का रूल 17 देखा, रूल 17 देखा हमने इसका। ऑर्डर 38 का रूल 1 एंड 3 और फिर ऑर्डर 39 का रूल 2A देखा। इन सब ऑर्डर्स के खिलाफ अपील हो सकती है 104H में। तो ये है H तक 104H। अब आएंगे हम I में। I में क्या दिया हुआ है, I में बस यही दिया है कि जहां एक्सप्रेसली कहा गया है 104I कि जहां कहीं भी एक्सप्रेसली कहा गया है बस, यानी कि ऑर्डर 43। expressly allowed by the rules। जहाँ एक्सप्रेसली अलाउड किया गया है वहां पर तो अपील फिर अलाउड होगी। ये कहाँ दिया गया है ऑर्डर 43
रूल 1 में। अब इसके बाद आता है 104 का रूल 2, ठीक है। वो कहता है कि 104 सेकेंड अपील नहीं होगी, नो अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 104(1) में। जो भी 104(1) में आप अपील लेकर के गए थे, अब वहां पर जो अपील में ऑर्डर आया है उसके खिलाफ अपील नहीं होगी। तो ये है 104(2) में, ये 104 खत्म हो गया आपका। फिर आता है सेक्शन 105, ठीक है। 105 का पहला हम देखते हैं पार्ट 105 का, 2 सब सेक्शन है, सब सेक्शन 1 और 2। तो 1 क्या कहता है? 1 कहता है कि अगर कोई ऑर्डर आया जो कि कैसा था, ऑर्डर कैसा था, एरर थी, डिफेक्ट था या इरेगुलरिटी थी। कोई ऑर्डर आता है एरर वाला, हमें लगता है कि इसमें एरर है या इसमें कोई डिफेक्ट है या कोई इरेगुलरिटी है, ये 3 वर्ड्स यूज हुए हैं। तो हम उस ऑर्डर के खिलाफ मान लीजिए तब नहीं करते हैं अपील, ठीक है। लेकिन जब डिक्री आ जाती है और हम फाइनल डिक्री को चैलेंज करते, अपील करते हैं, तब वहाँ जो मेमोरेंडम ऑफ अपील है उसमें हम ये ग्राउंड बना सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अपील। अपील किसके लिए कर रहे हैं? डिक्री को चैलेंज कर रहे हैं। मेमोरेंडम ऑफ अपील जब लगाते हैं हम डिक्री के, उसमें डिक्री को अपील में ले जाते हैं, तो वहां हम कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा ऑर्डर जो भी ऑर्डर्स थे जो जिनमें एरर, डिफेक्ट या इरेगुलरिटी थी, उनकी वजह से हमें सही डिक्री नहीं मिल पाई, हमें सही न्याय नहीं मिल पाया है। अगर ऐसा हम ऐसा ग्राउंड बनाते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम उसे अटैक कर सकते हैं ऑर्डर को। कौन से ऑर्डर को? जो कि एररफुल था, डिफेक्टफुल था या इरेगुलरिटी थी, उसको हम अटैक कर सकते हैं। हम डायरेक्ट अपील नहीं कर रहे हैं, नो डायरेक्ट अपील, बट वी कैन अटैक थ्रू मेमोरेंडम ऑफ अपील। ये इसमें, ठीक है, हम ये कर सकते हैं। इसमें भी जब आप सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जो ऑर्डर ऑफ रिमांड है उसको छोड़ करके हो सकता है। कुल मिला के बात ये है कि अगर ऑर्डर ऑफ रिमांड है और उसको हमने जो है क्या कहते हैं, जब उसके खिलाफ अपील नहीं करी, फिर जब डिक्री आई तो हम डिक्री में जो मेमोरेंडम ऑफ अपील लगा रहे हैं, तब हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा ये जो ऑर्डर ऑफ रिमांड है इसको ये जो ये गलत था, कि आपने ऑर्डर ऑफ रिमांड जो दिया था वो गलत था, उसमें कोई एरर, डिफेक्ट या इरेगुलरिटी थी, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये ऑर्डर ऑफ रिमांड को अटैक हम नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर यही चीज दी हुई है, आप ऑर्डर 43 का रूल 1A देखेंगे, उसमें भी 105(1) की तरीके ही है, 105(1) की तरीके है। तो 43 को भी हमने नहीं छुआ है, जो वहां पे हमने देखा था 104 के आई में, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा कि ऑर्डर 43 में कौन कौन से ऑर्डर अपीलेबल है। तो बस यहाँ पर भी वही बात है कि राइट टू चैलेंज नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स इन अपील अगेंस्ट डिक्री, हेडिंग से ही पता चल गया कि नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स थे, और उसको जब डिक्री हमारी आई, तो जब हमने डिक्री के खिलाफ चैलेंज किया तो वहां पर हमने उन ऑर्डर्स को भी अटैक कर दिया, चैलेंज कर दिया। ऑर्डर को अपील नहीं किया, ऑर्डर को चैलेंज कर दिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 104 एंड 105। पर इसमें अभी ऑर्डर 43 पढ़ाना रह गया, जो एक सेपरेट बहुत बड़ा पार्ट है। पर ऑर्डर ये सेक्शन 104 में ये जो हमने पढ़ा था
H वाला पार्ट, इसको आपको क्लॉज H जो हमने पढ़ा था, ये आपने देखा कि ये कहाँ कहाँ पर जब अरेस्ट और डिटेंशन नहीं के डिक्री के एग्जीक्यूशन में नहीं है, ऐसे अरेस्ट डिटेंशन या फाइन के खिलाफ हम कैसे अपील कर सकते हैं, उसके इंस्टांसेस मैंने आपको बता दिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।